हेलो एवरीवन, एमजे नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में। पेरी जो ये वर्ड है, पेरी पेरी का मतलब होता है ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के ड्यूरेशन के टाइम, ऑपरेशन के टाइम एंड ऑपरेशन के बाद। तो ये कंप्लीट प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट ऑपरेटिव तीनों को मिलाने के बाद उसे हम बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव। तो जो ये पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशन से पहले पेशेंट को क्या केयर करना चाहिए, ऑपरेशन के ड्यूरेशन में, और ऑपरेशन के बाद हमें क्या उसको एडवाइस देना चाहिए और क्या नर्सेज केयर उसमें होनी चाहिए। तो देखिएगा, जैसे ही पेशेंट को हमें पता है कि इसको क्या करना है, ऑपरेट करना है, तो सबसे पहले हमें उससे कंसेंट लेना होता है। कंसेंट लेने के लिए एक इन्फॉर्म कंसेंट होता है, वो पेशेंट से लेना है। और ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सर्जन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि जो 18 साल से कोई छोटा है, मीन्स कोई नाबालिग जिसे बोलते हैं हम, है ना, तो 18 साल से छोटा बच्चा है तो उसके लिए उसके जो लीगल गार्जियंस हैं, जिसके मदर फादर और लीगल गार्जियन जो है, उनके उसमें कंसेंट उसका चाहिएगा। यदि कोई ओल्ड एज पीपुल है, मतलब बहुत ज्यादा ओल्ड है, तो भी उसमें उसके रिलेटिव्स का साइन उसमें चाहिए होता है। वो होता है ऑब्टेनिंग कंसेंट। यदि 18 साल से बड़ा है तो वो खुद का कंसेंट खुद भी दे सकता है। और नर्स की क्या जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे कि वो डॉक्यूमेंटेशन करे कि वो विटनेस है एक तरीके से कि हाँ, पेशेंट ने ये चीज समझ ली है ऑपरेशन के बारे में और डॉक्टर ने समझा दिया है, तो उनके सिग्नेचर्स उनके सामने किए गए हैं, तो नर्स एज ए विटनेस की तरह वहां पे काम करती है ना। यदि साइकेट्रिक पेशेंट है कोई, तो उसको राइट है कि वो उस सर्जरी के लिए रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है। नेक्स्ट है, हम उसको क्या करेंगे, एनपीओ रखेंगे। एनपीओ का मतलब होता है कि नील पर ओरल, मतलब उसको मुंह से कुछ नहीं देंगे। तो वो डिपेंड करता है 6 से 8 घंटे पहले, या फिर डॉक्टर एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें 6 से 8 घंटे पेशेंट को एनपीओ रखना है यदि वो जनरल एनेस्थीसिया से उसका ऑपरेट होना है। और यदि लोकल एनेस्थीसिया से होना है तो लगभग 3 घंटे पहले हमें पेशेंट को कुछ खाने के लिए नहीं देना होता है ना। तो एनपीओ रखना है। आईवी फ्लूइड्स उसको देना है। यदि एनपीओ है पेशेंट रात भर से, तो उसको क्या रखेंगे हम, 6 से 8 घंटे के लिए एनपीओ रखेंगे, तो आईवी फ्लूइड इंसर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो हो गया, एनपीओ रखेंगे। एलिमिनेशन के बारे में देखिएगा। एलिमिनेशन में क्या करेंगे, पेशेंट को यदि एब्डोमिनल सर्जरी है तो उसको लेक्सेटिव्स देंगे, एनिमा देंगे, ताकि पेट क्या रहे, साफ रहे, है ना, सर्जरी से पहले। और सर्जरी से पहले उसको बोलेंगे कि आप, यदि आपको वॉइड आ रहा है, बाथरूम आ रहा है, तो बाथरूम करके आ जाइए, या फिर कैथेटराइजेशन करना है तो कैथेटराइजेशन हम करेंगे। अब है सर्जिकल साइट। तो सर्जिकल साइट को क्या है, ये है उसको क्लीन करना है। सर्जिकल साइट को हमें, है ना, अच्छे से सेव करना है। वहां पे जैसे हेयर्स वगैरह है, उनको पार्ट प्रिपरेशन जिसे बोलते हैं हम, सेव करना है। और सेव ये ऑपरेशन के दौरान भी किया जा सकता है। दूसरा, हमें क्या करना है, वहां पे जो भी ज्वेलरीज उसने पहन रखी है उनको निकलवाना है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कफिंग एक्सरसाइज हमें बताना है पेशेंट को। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री भी हम करवा सकते हैं। ये क्लाइंट टीचिंग्स हैं, प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग्स। तो इसलिए हमें इसमें साइकोलॉजिकल प्रिपेयर भी करना है पेशेंट को। और जो दूसरे पेशेंट्स हैं वहाँ पे, उन पेशेंटों से मिलवाना है जिनका ऑपरेट हो चुका है, कि इस टाइप से आपका ऑपरेट होगा, तो वो साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर रहेगा। और उसको डीप ब्रीथिंग, कफिंग एक्सरसाइज करवानी है। साथ में इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री भी करवा सकते हैं यदि जरूरत हो तो। क्योंकि इससे क्या होता है कि न्यूमोनिया जो है, पोस्ट ऑपरेटिव न्यूमोनिया या एटलेक्टेसिस हो सकता है, तो उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो इसलिए हमें ये सब करवाना चाहिए। अब है प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट। देखिएगा, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट जो है, वो सबसे पहले हमारा आ गया, इंश्योर क्लाइंट वियर आईडी बैंड, कि आईडी बैंड पहन रखा है कि नहीं है। एलर्जीज देखना है, किसी से एलर्जी तो नहीं है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है उसके पास है कि नहीं है, साइन किया हुआ। तो वो सब चीजें ये हमारी प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट में सभी देखना है।
चौथा क्या है आपका, लैब रिपोर्ट्स को देखना है, जैसे वायरल मार्कर्स हैं कि नहीं है, हेपेटाइटिस बी और सी, HIV पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, वो देखना है। नेगेटिव पेशेंट होता है तो ठीक रहता है, पॉजिटिव रहता है तो प्रिकॉशंस यूज करने पड़ते हैं। और दूसरा है कोगुलेशन स्टडीज देखते हैं, PTINR देखते हैं, है ना, ताकि यदि ऑपरेशन के टाइम ब्लड लॉस ज्यादा हो तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो वो सब चीजें क्रॉस मैच करवा के रखना है, ब्लड टाइप्स का, ब्लड ग्रुपिंग का, ज्वेलरी सब निकालना है, उसके सारे मेकअप्स निकालने हैं। जैसे कि कुछ डेंचर्स हैं, कुछ मतलब नकली दांत जो रहते हैं उनको नेल पॉलिश है एंड प्रोस्थेसिस। नेल पॉलिश को क्यों निकाला जाता है, तो देखिएगा यहाँ पे नेल पॉलिश क्या करता है, साइनोसिस को देखने के लिए वो सही से सेंसेशन काम नहीं करता है SpO2 प्रोब। दूसरा, साइनोसिस जो देखा जाता है वो नेल से इजीली देखा जाता है ना, क्योंकि ब्लूज नेल हो जाते हैं, इसका मतलब पेरिफेरल साइनोसिस उसको हो रहा है, यानी ऑक्सीजन परफ्यूजन जो है, ब्लड परफ्यूजन उसको सही से नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए नेल पॉलिश को हटाया जाता है ताकि हमें नाखून अच्छे से देख सके उसके, और उसमें सेचुरेशन का पता लग सके। वाइटल साइन मॉनिटर करते रहना है। और है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, एम्स के अंदर आता ही आता है। तो देखिएगा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है इसके अंदर पूछा है कि पूछते हैं क्या चीज इसमें नहीं होता है, तो साइन इन होता है, टाइम आउट होता है, साइन आउट होता है, लेकिन टाइम इन नहीं होता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा साइन इन जो होता है, ये साइन इन का मतलब है जैसे पेशेंट कहाँ है, आपका पेशेंट आया है किधर, एनेस्थीसिया में आया है, यानी कि एनेस्थीसिया देने से पहले प्री ऑपरेटिव में आया है, तो वो है आपका साइन इन। जैसे पेशेंट अंदर आया तो साइन इन, उसमें पेशेंट का कंफर्म करते हैं ID से, साइट से, प्रोसीजर से क्या होना है ना, मार्क करते हैं उसकी साइट को। तो ये एनेस्थीसिया देने से पहले सब चीजें होती हैं। पेशेंट की ID चेक करते हैं, पेशेंट का सर्जरी क्या होना है उसको मार्क करते हैं, है ना, एनेस्थीसिया सेफ्टी चेक कंप्लीट करते हैं, जो उसके लिए जो चीजें चाहिए, फंक्शनिंग है कि नहीं, पल्स ऑक्सीमीटर पेशेंट के पास रखते हैं, किसी चीज से एलर्जी है कि नहीं है वो देखते हैं, एयरवे डिफिकल्ट है नहीं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, उसका एयरवे क्लियरेंस होना चाहिए, वो भी देखते हैं। और ब्लड रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होगा या फिर कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिस्क देखते हैं। तो अडल्ट जो है उसमें तो क्या है, 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ब्लड रिक्वायरमेंट उसमें होगी। या बच्चा रहता है तो 7 ml पर केजी इन चिल्ड्रन, है ना, एक जैसे 3 किलो का बच्चा है तो 21 ml, जैसे ब्लड लॉस 21 ml से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ, तो ये सब चीजें हम उसमें देखते हैं। तो बच्चे में क्या देखते हैं, 7 ml पर केजी ब्लड लॉस देखते हैं। अब देखते हैं टाइम आउट, तो ये साइन इन होते ही इसका साइन इन का टाइम आउट हो गया, मतलब अब टाइम आउट मतलब होता है बिफोर इंसिजन, यानी कि एनेस्थीसिया दे दिया है। साइन इन तो क्या है, एनेस्थीसिया देने से पहले, जैसे हमने शून्य करने वाला जो इंजेक्शन है उसको देने से पहले वाली बातें हैं, वो आपकी है साइन इन। अब टाइम आउट किसका हो गया है, उस एनेस्थीसिया वाले का, मतलब एनेस्थीसिया ने दे दिया है एनेस्थीसिया, अब क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, इंसिजन लगाएंगे, चीरा लगाएंगे। तो इस इंसिजन से पहले का जो है उसको बोलते हैं टाइम आउट, की टाइम आउट हो चुका है, बस अब काम शुरू होने वाला है। तो क्या शुरू होने वाला है, क्या क्या चेक करते हैं, देखो कंफर्म करते हैं टीम मेंबर्स को कि हाँ ये आप कौन हो, सबका रोल क्या रहता है, कोई कौन स्क्रब नर्स है, कौन यहाँ पे सर्कुलेटरी नर्स है ना, और कौन डॉक्टर है, और पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की साइट क्या है। सर्जन, एनेस्थीसिया प्रोफेशनल्स एंड नर्स वर्बली कंफर्म करते हैं ये सब चीजों को, पेशेंट की साइट और प्रोसीजर्स को, और सभी अपने अपने आप को नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम ये हैं। इसके बाद क्रिटिकल इवेंट्स जो है एंटिसिपेट होती हैं, सर्जिकल रिव्यू एनेस्थीसिया टीम रिव्यू होता है, नर्सिंग टीम रिव्यू होता है, तो सर्जन रिव्यू करता है ना। इसके बाद एनेस्थीसिया टीम रिव्यू करता है और नर्सिस टीम का रिव्यू होता है। मतलब देखो सर्जन तो क्या रिव्यू करेगा, व्हाट आर द क्रिटिकल फॉर द अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स, ऑपरेटिव ड्यूरेशन, एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस, ठीक है। और एनेस्थीसिया टीम क्या रिव्यू करेगा, आर देयर आर एनी पेशेंट्स स्पेसिफिक कंसर्न,
कुछ स्पेसिफिक कंसर्न है तो वो नर्सेस टीम इसमें देखेगी कि स्ट्रिक्टली बीन कंफर्म्ड आर देयर आर इक्विपमेंट्स इश्यूज यानी कंसर्न, यानी कुछ इक्विपमेंट्स इश्यू तो नहीं है, इक्विपमेंट सब अवेलेबल है कि नहीं। इसके बाद देखती है, फिर आता है आपका साइन आउट। साइन आउट का मतलब होता है ऑपरेटिव रूम से निकलने से पहले, यानी कि ऑपरेशन हो गया, चीरा लग चुका है, अब क्या करना है पेशेंट को बाहर निकालने से पहले। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि नर्स वर्बली कंफर्म विद द टीम। नर्स वर्बली टीम से क्या क्या चीजें कंफर्म करती है, द नेम ऑफ द प्रोसीजर रिकॉर्डेड, कि कौन सा प्रोसीजर हुआ है उसको रिकॉर्ड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट और स्पंज एंड निडल काउंट्स आर करेक्ट, यानी कि जो स्पंज है कितने स्पंज लिए थे वो सब, इंस्ट्रूमेंट कितने थे सारे काउंट है कि नहीं, क्योंकि ये जरूरी है। कई बार क्या होता है कि काउंट नहीं कर पाते हैं और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होता है पता नहीं चलता, कुछ इंस्ट्रूमेंट अंदर ही रह जाते हैं, कुछ गोज पीस अंदर ही रह जाते हैं, तो इसलिए स्पंज और जो इंस्ट्रूमेंट है उनको काउंट करना बहुत जरूरी है। तो ये आपका साइन आउट के अंदर ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद हाउ द स्पेसिमेन इज लेबल्ड, और स्पेसिमेन यदि कुछ बायोप्सी वगैरह लिया है पेशेंट का तो उसको लेबल्ड है कि नहीं, यानी कि पेशेंट का नाम और उसका जो सीआर नंबर जो भी उसकी आईडी नंबर है उस पर लिखा है कि नहीं है, वो सब इंश्योर्ड होना चाहिए ना। वेदर देयर आर एनी इक्विपमेंट्स प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ड, कुछ इक्विपमेंट्स प्रॉब्लम है तो वो भी एड्रेस्ड होती है। सर्जन एनेस्थेसिया प्रोफेशनल्स एंड द नर्स यू द की कंसर्न फॉर द रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। इसके बाद तो ये 3 स्टेप होती है आपकी, साइन इन हो गया, साइन टाइम आउट हो गया एंड साइन आउट हो गया। यहाँ पे देखिएगा साइन इन और साइन आउट तो होता है, साइन इन जैसे ही ओटी में आ रहा है पेशेंट यानी कि एनेस्थेसिया देने से पहले, साइन आउट होता है ओटी रूम से बाहर निकालने से पहले, है ना, पेशेंट को ओटी से बाहर निकालने से पहले। और टाइम आउट होता है जैसे चीरा लगाने से पहले। तो यहाँ पे देखिए चीरा लगा दिया है, चीरा लगाने के बाद की प्रोसीजर्स ये है, तो वहाँ पे काउंट किया जाता है आर्टिकल्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स है और उनको, वो सब चीजें साइन आउट में होती है। टाइम आउट में क्या होता है आपका, सभी अपने अपने रोल्स को एक्सप्लेन करते हैं और क्या प्रोसीजर्स हो रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं। साइन इन में आपका जो एनेस्थेसिया पहले वाली चीजें पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं और मतलब कंफर्म करते हैं पेशेंट की आईडी और कंसेंट और साइट को, उसके बाद जो क्या प्रोसीजर होना वाला है उसको, और साइट क्या है उसको प्रिपेयर करते हैं ना, मार्क करते हैं इसमें साइट को। यहाँ पे देखिएगा पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या क्या है पेशेंट में, देखिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हमें कैसे मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एयरवे पेटेंसी को मॉनिटर करते रहना है पेशेंट के, वाइटल साइन चेक करते रहना है। यदि पेशेंट के अंदर कौन सी साउंड आ रही है, स्ट्रीडोर आ रही है, विजिंग साउंड आ रही है, क्राउइंग साउंड आ रही है, तो ये क्या इंडिकेट कर सकते हैं कि ब्रोंकोस्पाज्म या लैरिंगोस्पाज्म हो गया है पेशेंट के अंदर। यदि क्रेकल और रोंग की साउंड आती है तो ये पल्मोनरी एडिमा को क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो ध्यान रखना जैसे ही पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आया उसमें हमें क्या चेक करना है, हम असेस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की जो चीजें हैं उनको देखेंगे कि उसके अंदर स्ट्रीडोर या विजिंग या क्रैकल साउंड तो नहीं आ रहे रेस्पिरेशन में, है ना, रेस्पिरेटरी एयरवे जो है उसका पेटेंट है कि नहीं है ना, तो ये सब चीजें देखेंगे। यदि रेट एंड डेप्थ और क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेशन भी हम इसमें चेक करेंगे। जो रेट है 10 से ज्यादा होनी चाहिए और 30 से कम होनी चाहिए, है ना। यदि ऐसा नहीं है तो हमें इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर पर्सनल को। 10 ब्रीथ पर मिनट से तो ज्यादा होनी चाहिए और 30 ब्रीथ पर मिनट से कम होनी चाहिए। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या मॉनिटर करेंगे, तो हम इसमें देखेंगे ब्लड प्रेशर देखेंगे, पेशेंट का पल्स रेट देखेंगे, रिदम देखेंगे, बाउंडिंग पल्स तो नहीं है उसमें, है ना। बाउंडिंग पल्स क्या इंडिकेट करेगा, हाइपर टेंशन को इंडिकेट करेगा, यानी कि फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है उसमें बाउंडिंग पल्स यदि है तो। उसमें हम देखेंगे स्किन का कलर देखेंगे, पेरिफेरल पल्स और कैपिलरी रिफिल टाइम देखेंगे, एब्सेंस ऑफ द एडिमा, ये सब चीजें हम देखते हैं कि कार्डियोवास्कुलर फंक्शन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके बाद देखेंगे हम मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम्स की एक्टिविटीज, तो उसमें क्या करेंगे, असेस द मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज,
मूवमेंट ठीक है कि नहीं है, एक्सट्रीमिटीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है, एनकरेज करेंगे हम एम्बुलेशन को इफ प्रेस्क्राइब। तो पोस्ट ऑपरेटिवली हमने क्या करना है, यदि पेशेंट को ज्यादा ऐसा नहीं है, बोला गया है कि बेड रेस्ट ज्यादा नहीं है, तो एनकरेज करेंगे कि उसको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी ही है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी ही है। Unless the contraindicated, place the client in a low forward position after surgery to increase the size of thorax of lungs expansion। यदि पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि नहीं नहीं इसको तो बेड रिडन ही रहना है, तो उसमें कौन सी पोजीशन देंगे, पेशेंट को लो फाउलर पोजीशन देंगे ताकि जो लंग्स एक्सपेंशन है वो सही से हो सके। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में देखेंगे हम, असेस देखेंगे उसको पेशेंट का कॉन्शियस लेवल है कि नहीं है। हाँ, सॉफ्ट टोन में बात करेंगे पेशेंट से। और बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट लॉस बाय द प्रोवाइडिंग वार्म ब्लैंकेट टू पेशेंट। हमें क्या करना है, वार्म ब्लैंकेट देना है पेशेंट को, है ना, ताकि टेम्परेचर लॉस ना हो। इसके बाद देखिएगा इंटीगुमेंट्री सिस्टम में सर्जिकल साइट को चेक करेंगे, ड्रेन को चेक करेंगे, वुंड ड्रेसिंग को देखेंगे, है ना। सीरस ड्रेनेज में आकर वहां से जो है सीरस ड्रेनेज मतलब एक सीरम जैसा ड्रेनेज कुछ तो सीक्रेट होगा ही, निकलेगा ही। यदि लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग वहां से हो रही है तो हमें हेल्थ केयर पर्सनल या डॉक्टर को जो है इन्फॉर्म करना है। बॉडी टेम्परेचर को हम देखना है, देखते रहना है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। बढ़ता है, यदि टेम्परेचर बढ़ता है इसका मतलब है इन्फेक्शन हो सकता है। जीआई सिस्टम में हम आईओ चार्टिंग मेजर करेंगे, नोजिया वोमिटिंग को देखते रहेंगे, है ना। और पेशेंट ने फ्लैटस पास किया कि नहीं किया, गैस पास की कि नहीं की है, तो देखिएगा ओटी के बाद डॉक्टर ये जरूर आके पूछता है कि आपने गैस पास की है कि नहीं है ना, मोशन हुआ कि नहीं है, बाउल साउंड को वो चेक करने के लिए आते हैं। एनपीओ जो है उसको रखते हैं, हम एनपीओ ब्रेक करवाते हैं। कब करवाते हैं, तब गैग रिफ्लेक्स आ जाता है, तब एनपीओ ब्रेक करवाया जाता है। इसके बाद रीनल सिस्टम में देखिएगा, कई बार क्या है ब्लड डिस्टेंशन हो जाता है, पेशेंट में बाथरूम नहीं आता है ओटी के बाद, क्योंकि वो एनेस्थीसिया की वजह से ऐसा होता है, तो उसमें हमें कैथेटराइजेशन करना है। और ध्यान रखें कि पेशेंट यदि 30 ml पर हावर आउटपुट उसका आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। यूरिन आउटपुट कितना आना चाहिए, 30 ml पर हावर, से कम आता है तो हमें हेल्थ केयर पर्सनल को इन्फॉर्म करना है। फोलिस कैथेटर यदि पेशेंट को नहीं लगा है तो क्लाइंट को जो है 6 से 8 घंटे के अंदर बाथरूम आ जाना चाहिए, यानी ऑपरेशन के 8 घंटे बाद यूरिनेशन हो जाना चाहिए। यदि नहीं आता है तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए किसको, हेल्थ केयर पर्सनल को। और कितना ml यूरिन आना चाहिए, लगभग 200 ml तो उसमें आना ही चाहिए, 6 से 8 घंटे के बाद 200 ml यूरिन पास करना चाहिए। अब देखिएगा हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिवली कॉम्प्लिकेशन जो है उनके बारे में, तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हमारे हमने देखा है क्या, निमोनिया हो सकता है, एटलेक्टेसिस हो सकता है, हाइपोक्सेमिया हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, शॉक हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, पैरालिटिक इलियस हो सकता है, वुंड डेहिसेंस, वुंड एविसरेशन एंड वुंड इन्फेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं निमोनिया एंड एटलेक्टेसिस। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द एल्वियोलाई, और ये 3 से 5 दिन बाद हो जाता है ऑपरेशन के। और एटलेक्टेसिस क्या होता है, कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई। यहाँ पे देखिए निमोनिया तो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है ना, इन्फेक्टिव कंडीशन है। एटलेक्टेसिस में क्या होता है कि एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती है, या एयरलेस स्टेट ऑफ द लंग्स इसको कह देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये किसकी वजह से, कोई ऑब्स्ट्रक्शन यदि उसके अंदर आ जाता है या कुछ फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, वहां पे सिक्रेशंस भर जाते हैं उसके अंदर, तो लंग्स यानी एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि उसमें एयर स्पेस बचता ही नहीं है। और ये 1 से 2 दिन बाद होता है लगभग सर्जरी के। निमोनिया 3 से 5 दिन बाद होता है। पहले एटलेक्टेसिस होगा, उसके बाद ही तो निमोनिया होगा। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया इन्फेक्शन है। एटलेक्टेसिस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, जनरली किसी सिक्रेशंस के भरने से या उसमें कुछ एक्युमुलेट हो जाता है फ्लूइड, जो कफिंग नहीं कर पाता है, बाहर नहीं निकाल पाता है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है।
असेसमेंट क्या चेक करेंगे, देखिएगा क्रेकल्स साउंड चेक करेंगे। क्रेकल साउंड है तो वो किसको नोट करता है, हमने देखा क्रेकल साउंड्स है तो इसका मतलब है उसमें एटलेक्टेसिस न्यूमोनिया हो सकता है ना। और दूसरा टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि न्यूमोनिया है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। कफ एंड चेस्ट पेन एंड डिस्निया, कफिंग उसको रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा, डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग रहेगी। इंटरवेंशन क्या रहेंगे, एनकरेज करेंगे पेशेंट को किसके लिए, फॉर डीप ब्रीथिंग कफ एंड इंसेंटिव स्पायरोमीटर के लिए इंकरेज करेंगे। प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी भी पेशेंट को हम देंगे। हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया क्या होता है, इनएडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड, यानी कि जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है उसके अंदर इनएडिक्वेट सप्लाई हो रही है ऑर्गन्स के लिए, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सेमिया, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं हाइपोक्सेमिया। इसमें हम साइन ऑफ हाइपोक्सेमिया को इंडिकेट करेंगे यानी चेक करेंगे। इसके बाद देखिएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब क्या होता है, कोई भी एक एम्बोलस टाइप्स का जो है वो पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई वहाँ की रुक जाती है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, और एक या दो लोग जो है ब्लड लंग्स की उनमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या होता है, सडन डिस्निया होता है, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल पाती है तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। सडनली शार्प चेस्ट पेन भी हो सकता है उसको, है ना, चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन होगा, साइनोसिस होगा एंड टेकीकार्डिया होगा, बीपी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, वाइटल साइंस मॉनिटर करना है और ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमें इन्फॉर्म करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉक, यदि पेशेंट के अंदर शॉक तो नहीं हो गया। शॉक क्या होता है, शॉक जनरली होता है इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो यूजुअली कम हो जाता है, तो इसकी वजह से उसको बोलते हैं हम हेमरेजिक शॉक, इसमें हो सकता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में हेमरेजिक शॉक हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है। इसमें क्या मिलेगा आपको, रेस्टलेसनेस मिलेगा, वीक एंड रैपिड पल्स। पल्स कैसी मिलेगी, क्योंकि ब्लड कम हो गया है, अब हार्ट उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, मतलब जल्दी जल्दी पुश करेगा, जल्दी जल्दी करेगा तो रैपिड मिलेगी क्या आपकी पल्स, और वीक रहेंगी पल्स, है ना, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई इतनी है नहीं, ब्लड इतना है नहीं। टेकिपनिया रहेगा, टेकिपनिया रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंच नहीं पा रहा, तो इसलिए शरीर कहेगा कि जल्दी जल्दी दे भेजिए ऑक्सीजन, तो लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि टेकिपनिया रहेगा। बीपी कम रहेगा, क्योंकि ब्लड तो है नहीं तो बीपी कम रहेगा। तो ये ध्यान रखना, जो आपका शॉक होता है, शॉक कौन सा, हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक में क्या होता है आपका, हाइपोवोलेमिक शॉक भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि ये वॉल्यूम इसमें कम हो जाती है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर हमेशा ही बीपी कम रहता है, लेकिन पल्स रेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना। यूरिन आउटपुट भी क्या रहेगा आपका, कम रहेगा। इंटरवेंशन देखिएगा इसमें क्या रहेगा आपको, क्या शॉक डेवलप हो रहा है पेशेंट को, तो हमें क्या करना है, यदि शॉक डेवलप हो रहा है तो पेशेंट के पैरों को एलिवेटेड कर देना है, ठीक है, पैर ऊपर उठा देना ताकि ब्लड फ्लो, यानी कि वेनस ड्रेन जल्दी से जल्दी हार्ट की तरफ आए और शॉक इतना कम नहीं हो, क्या कि ब्लड ब्रेन के अंदर सप्लाई सही से हो ब्लड की। तो ये ध्यान रखना है, यदि ऐसे पेशेंट में जिसमें हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो हमें पेशेंट लेग को एलिवेट कर देना चाहिए। यदि वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो, तो यदि कोई ऐसी सर्जरी हुई हो जिसमें लेग एलिवेट नहीं कर सकते तो फिर नहीं करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है ना। फ्लूइड और ब्लड यदि प्रिस्क्राइब्ड है तो प्रिस्क्राइब वो देना है, हमें फ्लूइड देना है, ब्लड देना। वाइटल साइन और इंक्रीज्ड पल्स और डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को हमें मॉनिटर करते रहना है। इसमें क्या होगा, पल्स बढ़ेगी, बीपी कम होगा, तो इसको चेक करते रहना है। अब देखिएगा यहाँ पे, यदि
क्लाइंट हैड स्पाइनल एनेस्थीसिया, यदि पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा हुआ है तब उसके लेग्स को एलिवेट नहीं करना है। एंड डोंट एलिवेट द लेग्स एनी हायर देन द प्लेसिंग देम ऑन ए पिल्लो। बस कितना कर सकते हैं, पिल्लो पे रख सकते हैं, बस ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, डायफ्राम मसल्स नीडेड फॉर इफेक्टिव ब्रीथिंग कुड बी इम्पेयर्ड। तो डायफ्राम मसल्स है क्योंकि उसमें एनेस्थीसिया दिया हुआ है स्पाइनल, तो जनरल एनेस्थीसिया हो गया ना। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि डायफ्राम की मसल्स जो है वो भी थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाती है, इसलिए यदि पैरों को आप उठा दोगे तो एब्डोमिनल प्रेशर पड़ेगा और थोड़ा सी कैविटी में पड़ेगा ना, एब्डोमिनल प्रेशर थोड़ा सी कैविटी में पड़ेगा, इसलिए लंग्स यानी डायफ्राम जो है वो कम काम करेगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए यदि पेशेंट के अंदर स्पाइनल एनेस्थीसिया है तो लेग एलिवेट नहीं करना है, केवल पिल्लो के ऊपर रख सकते हैं। कितना कर सकते हैं, एक पिल्लो लगा के पिल्लो पे रख सकते हैं। अब मैं देखिएगा वुंड डेहिसेंस एंड वुंड एविसेरेशन। डेहिसेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे डी आ रहा है, डी फॉर डेहिसेंस, डी फॉर डी अटैचमेंट, ठीक है, यानी कि सेपरेट हो गए वुंड। तो ध्यान रखना डेहिसेंस होता है वो 6 से 8 दिन बाद होता है सर्जरी के, है ना। एविसरेशन मतलब, एविसरेशन मतलब जो ऑर्गन्स है उसके बाहर निकल जाए, है ना। देखो डेहिसेंस का मतलब तो यही होता है कि डी अटैचमेंट होता है, सूचर लगे हैं खुल गए, एविसरेशन मतलब बाहर निकल गया है उससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा डायग्राम देखिएगा आप, डेहिसेंस डी मतलब डी अटैचमेंट, एविसरेशन ई मतलब एग्जिट, इससे बाहर निकल जाते हैं, ई मतलब एविसरेशन और ई मतलब एग्जिट द ऑर्गन। इसमें से देखिए ये लूप निकल गया है बाहर, तो इसे बोलते हैं एविसरेशन, और डेहिसेंस में ये वुंड्स आपस में खुल गए हैं। यदि एविसरेशन हो रहा है तो ये क्या है, एक इमरजेंसी है। क्या है ये, मेडिकल इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी, जो भी है एक इमरजेंसी कंडीशन है। ये एविसरेशन किस में होता है, मोस्ट कॉमनली ओबेज क्लाइंट्स में होता है, और जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है मोस्टली उनके अंदर ऐसा हो सकता है ना। अब देखिएगा हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या करना है। असेसमेंट डेहिसेंस में क्या होगा, आपको वुंड ओपन हो जाएगा, है ना, वो दिखाई देगा आपको, टिश्यूज दिखाई देंगे अंदर से, टाके खुल गए हैं। क्या करना है हमें असेसमेंट, इसमें देखिएगा एविसरेशन में क्या होगा, एविसरेशन में हमें दिखाई देगा कि कुछ फ्लूइड सिक्रेशंस भी आ रहे हैं, सीरस एंगोइनस, यानी कि ब्लड से साथ साथ कुछ सीरम जो है यानी म्यूकस जो है, तो ऐसा डिस्चार्ज इसको देखने को मिलेगा। लूफ ऑफ द बाउल और अदर एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द वुंड, वुंड से कुछ निकला हुआ मिलेगा आपको। क्लाइंट रिपोर्ट फीलिंग ऑफ द पॉपिंग सेंसेशन ऑफ द कफिंग एंड टर्निंग। क्लाइंट को कैसा सेंसेशन होगा, पॉपिंग सेंसेशन, यानी कुछ निकल रहा है बाहर, कब, जब कफ करेगा या टर्न करे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि वुंड एविसरेशन हो रहा है, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेंगी, सबसे पहले नर्स को क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। देन स्टे विद द क्लाइंट, क्लाइंट को छोड़ के नहीं जाना है, क्लाइंट के पास रहना है और वहीं से कॉल फॉर हेल्प करना है। और क्या करना है, जब तक सप्लाई ना आए, जब तक कोई चीज, जो चीजें चाहिए वो सप्लाई ना आए, तब तक पेशेंट को लो फाउलर पोजीशन देनी है, नी को बेंड करवाना है, ठीक है। लो फाउलर पोजीशन के साथ नी को बेंड करवाना है ताकि वुंड जो निकल रहा है वो बाहर ना निकले, अंदर रहे, है ना। नी बेंड करवाना है लो फाउलर पोजीशन। सबसे पहले हेल्प हेल्प हेल्प, पेशेंट को छोड़ के नहीं जाना है, और जब तक हेल्प आए तब तक हेल्प, उसको लो फाउलर पोजीशन देना है ना। इसके साथ में ऐसा नहीं करना है कि हमें कोई निकल रहा है ऑर्गन तो उसको धक्का देके अंदर घुसाना है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या देना है, पोजीशन देना है ताकि वो अंदर अपने आप ही चला जाए, और स्टेराइल एनएस से उसको कवर कर देना है। स्टेराइल एनएस का गोज लेंगे, एक गोज पीस को स्टेराइल एनएस में भिगो के
उसको ऊपर उसको रखेंगे और उसको मॉइस्ट रखेंगे। मॉइस्ट मतलब गीली गीली रखेंगे ना, सूखा नहीं रखेंगे। वाइटल साइन चेक करते रहेंगे। क्लाइंट को प्रिपेयर करेंगे, सर्जरी यदि नेसेसरी दोबारा सर्जरी करने की है तो प्रिपेयर करेंगे और डॉक्यूमेंट्स करेंगे सबसे लास्ट में। अब है वुंड इन्फेक्शन। तो देखिएगा वुंड इन्फेक्शन यदि हो रहा है तो ये किस वजह से हो सकता है? एसेप्टिक टेक्निक्स पुअर हो, यानी कि सही से ड्रेसिंग नहीं हो रही है पेशेंट की, कंटामिनेटेड वुंड बिफोर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन से पहले भी कंटामिनेटेड हो वो, तो ऐसा हो सकता है। और ये 3 से 6 दिन बाद हो सकता है किसके? सर्जरी के। इसमें क्या होगा? प्यूरुलेंट मटेरियल्स आपको दिखाई देगा, पस के साथ कुछ सिक्रेशंस दिखाई देगा। तो फीवर भी रहेगा पेशेंट के अंदर, WBC बढ़ी हुई मिलेगी, है ना, टेंडरनेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ इंसिजन। अब यहाँ पे देखिएगा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका नॉर्मल वुंड है इधर वाला, ये आपका इन्फेक्टेड है। अब देखिए इन्फेक्टेड वुंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पस दिखाई दे रही है ना अंदर, ये पस दिखाई दे रही है, पस। यहाँ पे इन्फेक्टेड है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, हील हो गया अच्छे से, लेकिन ये इन्फेक्टेड हो गया। इसमें आपको दिखाना है वुंड हीलिंग वेल और इन्फेक्टेड वुंड, यानी कि रेडनेस एंड पसेस में मिलेगा आपको। तो इन्फेक्शन के जो साइन है उसको याद करने के लिए रीडा है, रीडा। आर मतलब रेडनेस मिलेगा आपको, ई मतलब इर्दिमा मिलेगा, इकाइमोसिस मिलेगा, ड्रेनेज रहेगा वहां से, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वुंड एज, वुंड एज जो है उसके अप्रोक्सीमेशन रहे। देखिएगा पोस्ट ऑपरेटिव टीचिंग्स आपको क्या देनी है डिस्चार्ज के टाइम। तो पेशेंट को हमें इंसिजन एंड ड्रेसिंग कैसे करना है, इंसिजन की केयर कैसे करना है उसके बारे में बताना है। इसके बाद में यदि नहाना है पेशेंट को तो प्लास्टिक से उसको कवर कर सकता है, जहां वुंड है उसको प्लास्टिक से कवर करके नहाए। यदि नॉन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो, और इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि फॉलो अप के लिए जरूर आना भाई, बहुत जरूरी है। इसके बाद जो सूचर के लिए यदि पूछता है तो सूचर 7 से 10 दिन बाद निकाले जाते हैं। यदि स्टेपल्स लगे हैं तो 7 से 14 दिन के बाद निकाले जाते हैं। जब स्किन कैसी हो जाती है? रेडी हो जाती है, किसके लिए? सूचर खोलने के लिए। तो रेडेंड कलर की वो दिखती है, रेडेंट व्हेन दे आर रेडी टू रिमूव, स्लाइटली रेडेंड हो जाती है। पेशेंट को डाइट के बारे में एक्सप्लेन करना है एंड 6 से 8 ग्लास उसको पानी पिलाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके रिसोर्सेज हैं आपके NCLEX RN एंड कुछ रिसोर्सेज इंटरनेट से हैं।